चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। SY बीकॉम कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में लास्ट वाले सेशन तक हमने फीफो एंड लिफो मेथड ये दोनों को कंप्लीट किया हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी उसके बाद जो मेथड है वो है हीफो एंड नीफो मेथड। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर पूछ लेते हैं बाई चांस तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ अलग करना है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, सिंपल ही है। सिस्टम क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो सब लोग पैम्पलेट ले लो। हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, देखो नाम से ही पता चल जाता है। फीफो में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। लिफो में क्या करते थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है उसको सबसे पहले इश्यू करेंगे। अभी यहां पर क्या है, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अभी फीफो मतलब ऊपर से देंगे या नीचे से देंगे ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे कहीं से भी जिसकी प्राइस ज्यादा होगी, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट प्राइस वाला सबसे पहले इश्यू करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट it is desirable to maintain the stock of material at the lowest possible price। स्टॉक लोवेस्ट प्राइस पे मेंटेन करना है, तो लोवेस्ट प्राइस पे स्टॉक मेंटेन करना है तो इश्यू हाईएस्ट प्राइस पे करो। इश्यू हाईएस्ट प्राइस पे होगा तो स्टॉक लोवेस्ट प्राइस का ही रहेगा हमारे पास। अगर इश्यू हम लोग लोवेस्ट प्राइस का करते हैं तो अपने पास स्टॉक वो हाईएस्ट प्राइस का रहेगा। बट हीफो मेथड में क्या है, बेस या एजम्पशन, धारणा, એઝમ્પશન ધારણા શું છે કે આપણે શું કરવાનું છે, સ્ટોક લોએસ્ટ પ્રાઇસ નો મેન્ટેન કરવાનો છે। तो लोएस्ट प्राइस नो स्टॉक मेंटेन करवा माटे इश्यू हमको हाईएस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा। सो मटेरियल परचेस्ड एट द हाईएस्ट प्राइस आर इश्यूड फर्स्ट, ये मेन है, इसको आप टिक मार्क कर दीजिए। जो हाईएस्ट प्राइस वाला मटेरियल हमने परचेस किया है उसको सबसे पहले इश्यू करेंगे। अभी पहले वो परचेस किया था हाईएस्ट प्राइस वाला, या आखिर में परचेस किया है, या बीच में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंस में से जो हाईएस्ट प्राइस वाला है उसको हम लोग पहले इश्यू कर देंगे, बस ये बेस है। when the whole lot of highest price is exhausted then material purchased at the next higher price are issued। फीफो में क्या करते थे, जो सबसे पहला था वो पूरा का पूरा लॉट खत्म हो गया, उसके बाद हम उसके बाद जो परचेस किया था वो यूज करते थे इश्यू करने के लिए। लिफो मेथड में हम क्या करते थे, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले इश्यू कर दिया, वो खत्म हो गया और अभी भी इश्यू करना है तो उसके ऊपर आएंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर वाला स्टॉक इश्यू करते थे। जबकि इसमें क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला, सपोज अपने पास 4 स्टॉक है, ₹3.5 का है, ₹5 का है, ₹4 का है और ₹6 का है, तो सबसे पहले 6 वाला इश्यू करेंगे। अभी 6 वाला सारा का सारा खत्म होगा पर अभी भी इश्यू करना बाकी है तो ₹5 वाला लेंगे, वो भी खत्म हो गया, ₹4 वाला, फिर ₹3.5 वाला, इस तरह से हाईएस्ट प्राइस वाला हम पहले इश्यू कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन सा खरीदा था या लास्ट में कौन सा खरीदा है, हाईएस्ट प्राइस किसकी है वो देख लो और उसको पहले इश्यू कर दो। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी काम की चीज है नॉर्मल एमसीक्यू के लिए। हीफो मेथड इज सुटेबल फॉर ब्लैंक, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर प्राइस ऐड करके सप्लाई करना है, या तो फॉर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ब्लैंक मेथड इज सुटेबल, हीफो फीफो नीफो। हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द मार्केट प्राइस इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब ज्यादा सुटेबल है, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है तो उस केस में हम लोग हाईएस्ट प्राइस वाला सबसे पहले इश्यू कर देंगे, ताकि जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है ना वो अपनी ज्यादा ना आए। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होता है कि हमने मटेरियल इश्यू किया, उसके सामने हमें नया मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, तो हाईएस्ट प्राइस वाला इश्यू कर देते हैं तो नया मटेरियल जो हमें परचेस करना होगा उसके लिए हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फंड अरेंज होगा ही, जो इश्यू किया है तो उसी पैसों से हम लोग नया मटेरियल परचेस कर सकते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग प्राइस में दिस मेथड इज सुटेबल, बस इतना याद रखना है, दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर। प्रैक्टिस में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, हीफो भी नीफो भी।
पर ये थ्योरी के लिए एमसीक्यू के एंगल से वो भी बहुत कम चांसेस है, बट नॉलेज के लिए हमको स्टडी करना था। उसके बाद है निफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये भी एग्जाम्पल ओरिएंटेड काम की नहीं है, बस कुछ एमसीक्यू शायद आ जाए तो हमें थियोरेटिकल बेस पता हो इसलिए डिस्कस करना है। तो देखो, दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू वैल्यू मटेरियल इश्यूड at an actual price which is as near as possible to the market price। क्या कहा है मेन, कि हम वो मटेरियल इश्यू करेंगे जो कि मार्केट प्राइस से ज्यादा नजदीक हो। मतलब फिक्स ऐसा नहीं कि फीफो ही, फिक्स ऐसा नहीं कि लिफो ही। मार्केट प्राइस कम है तो सपोज मार्केट प्राइस 4.5 रुपए चल रही है, पर अपने पास अभी जो मटेरियल है वो एक 4 रुपए का है, एक 3.5 रुपए का है और एक 6 रुपए का है। तो सबसे नजदीक मार्केट प्राइस 4.5 रुपए और अपने पास 3 स्टॉक है, एक 3 रुपए का, एक 4 रुपए का और एक 6 रुपए का। तो सबसे नजदीक कौन सी प्राइस है, 4 रुपए। तो 4 रुपए वाला मटेरियल इश्यू कर, जो नियरेस्ट है उसको हम लोग इश्यू कर देंगे। देखो, विच इज नियर एज पॉसिबल टू दी मार्केट प्राइस, बस ये याद रखना है। अंडर दिस मेथड द मटेरियल इश्यू आर द प्राइस एट द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल which has been ordered but not yet received by the organization। कुछ काम का नहीं है। Thus issues are always at the latest price। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस जो चल रही है वही लेटेस्ट प्राइस होती है ना। अभी मार्केट में ये चल रहा है तो उसके ऊपर हम लोग इश्यू करेंगे, तो जो लेटेस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसी के ऊपर मटेरियल इश्यू होगा। एंड इन केस ऑफ दिस मेथड, ये वाला पॉइंट, मटेरियल आर इश्यूड एट द प्राइस which a new order has been placed and this price will hold good for all the future issues till next order is placed। मतलब जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है तब तक उसी प्राइस पे इश्यू होता रहेगा। कुछ काम का नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए। अगेन दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट पॉपुलर, मतलब ये मेथड भी अपने लिए काम की नहीं है। क्लियर, सिर्फ नॉलेज के लिए है कि हिफो में हाईएस्ट प्राइस वाला पहले इश्यू कर देते हैं और निफो में जो मार्केट प्राइस है उसके नजदीक वाला जो है वो हम इश्यू करेंगे। और जब तक न्यू प्राइस नहीं आती है, नई मार्केट प्राइस नहीं आती है, तब तक वही हम लोग फॉलो करते रहेंगे। जो आखिरी में मार्केट प्राइस अपने पास हो उसी प्राइस के नजदीक वाला हम लोग इश्यू करते जाएंगे, तब तक जब तक नेक्स्ट मार्केट प्राइस अपने को एग्जांपल में ना दी हो। बट आपको एग्जांपल आने ही नहीं वाला है, बट नॉलेज के लिए कि अगर बाय चांस रेयर देन रेयर केस में भी आ जाता है तो हमको पता ही है कि क्या करना है। स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस मार्केट प्राइस जो हमारे पास आखिर में थी उसके नजदीक कौन सा चल रहा है। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मार्केट प्राइस 4.5 रुपए, हमारे पास जो मटेरियल है वो 4 रुपए का है, 3 रुपए का है और 6 रुपए का है। 6 रुपए का नहीं, हम चेंज कर देते थोड़ा सा, 7 रुपए कर देते हैं। ठीक है, 4.5 रुपए मार्केट प्राइस चल रही है, अपने पास 3 रुपए, 4 रुपए और 7 रुपए। मार्केट प्राइस 4.5 बोली ना, 3 4 3 4 5 6 7 रुपए, तो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। 7 रुपए नहीं रखते हैं, 8 रुपए कर देते हैं। तो सबसे पहले उसके मार्केट प्राइस जो रिलीज हुई है वो 4.5 रुपए की है, तो उससे सबसे नजदीक कौन सा है, 4 रुपए वाला देंगे। वो खत्म हो गया तो अभी 3 है और 7 है, नजदीक वाला कौन सा है, 3 वाला, तो 3 वाला इश्यू करेंगे। फिर 7 वाला, जब तक नेक्स्ट मार्केट प्राइस नहीं आती है तब तक। अभी हमारे पास 4.5 रुपए की मार्केट प्राइस थी तो हमने 4 रुपए वाला इश्यू कर दिया। अभी नेक्स्ट इश्यू का टाइम आ गया, बट उससे पहले मार्केट प्राइस, न्यू मार्केट प्राइस आ गई 6 रुपए और अभी अपने पास 2 स्टॉक अवेलेबल है, एक 3 रुपए वाला, एक 7 रुपए वाला। तो अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है 6 रुपए, उसके ज्यादा नजदीक कौन सा है, तो 7 वाला इश्यू करना पड़ेगा। तो 7 वाला करेंगे पहले। समझ में आ रहा है। तो जब भी मार्केट प्राइस रिलीज होती है तो वो मार्केट प्राइस के नजदीक में जो प्राइस का गुड्स अपने पास हो उसको हम लोग इश्यू करेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग बेस स्टॉक मेथड डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल में आती है क्योंकि इसमें एक्चुअली में कुछ नया नहीं है, फीफो मेथड ही रहेगी, बट एक माइनर चेंज है, एक चेंज, बाकी मेथड पूरी की पूरी एज इट इज रहेगी। ठीक है, बेस स्टॉक मेथड। अभी बेस स्टॉक मेथड क्या है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि बेस स्टॉक क्या है। बेस स्टॉक मतलब मिनिमम स्टॉक। भाई इतना तो आप अपने पास रखो, संभाल के रख दो, जैसे ही स्टॉक आया ना इतना स्टॉक आप साइड पे रख दो, है ही नहीं ऐसा समझो, ताकि खराब सिचुएशन आ जाए तब उस वक्त आप उसे यूज कर सको। तो देखो, इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक इज ऑलवेज मेंटेन। कोई भी बिजनेस होगा तो एक मिनिमम स्टॉक हमेशा मेंटेन करेंगे ही, ताकि
उनका जो वर्किंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये जो मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है, मिनिमम क्वांटिटी जो कि मेंटेन करनी है, उसको हम बोलेंगे बेस स्टॉक और इमरजेंसी स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक। आगे इसी चैप्टर में हमको अलग अलग स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के एग्जांपल आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर आपको ये आएगा बेस स्टॉक या इमरजेंसी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि करते ही है, कंपलसरी नहीं है बट सेफ्टी के लिए करते ही है, तो उसको बोलेंगे मिनिमम स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल आपको पापा ने 2000 रुपए की पॉकेट मनी दी, तो उसमें से आप 100 रुपए साइड पे रख देते हो, अभी यूज नहीं करेंगे उसको, पहले साइड पे छोड़ दो, जब सब कुछ खत्म हो जाए और कुछ सिचुएशन बिगड़ेगी तभी हम वो 100 रुपए को निकालेंगे। ये 100 रुपए हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए रखते हैं। तो ये जो सेफ्टी के लिए आपने कैसा 100 रुपए साइड पर ही छोड़ दो, है ही नहीं ऐसा समझ के, उसको बोलेंगे मिनिमम स्टॉक। ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करेगी कि उनके पास जो स्टॉक है अवेलेबल या पहला आया है, उसमें से पहले थोड़ा स्टॉक साइड पर छोड़ दो, फिर वो है ही नहीं ऐसा समझ के बाकी सारे में डील करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और अगर सारा स्टॉक खत्म हो गया और इश्यू करना पड़ रहा है तो हमने जो मिनिमम मेंटेन किया है ना उसमें से निकालेंगे। द बेस स्टॉक इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्स्ट लॉट, ये आपको याद रखना है, जो बेस स्टॉक है इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल परचेज। जो सबसे पहला मटेरियल आएगा हमारे पास उसी में से हम लोग बेस स्टॉक साइड पर कर देंगे, फिर बाद में आता है हमारे पास तो उसको रेगुलर ही यूज करेंगे। पापा ने आपको 2000 रुपए की पॉकेट मनी दी, उसमें से आपने 100 रुपए या 200 रुपए साइड पर रख दिए, अब बाकी के जो 1800 या 1900 है उसमें से आप डील करने वाले हो सकता है बीच में नवरात्रि के टाइम पे घर पे गेस्ट आए, नानी आई और उन्होंने हमको 500 रुपए और दिए, तो वो 500 रुपए हम ले लेंगे, उसको भी यूज करेंगे, वो 200 रुपए एज इट इज छोड़ देंगे, वो बेस स्टॉक वो एज इट इज छोड़ देंगे। तो पहले लॉट में से हम लोग बेस स्टॉक अलग कर देंगे, फिर रेगुलर जो हम डील करते हैं उसी तरह से करते रहेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल ऑफ रिनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018 ईयर, आपको कोई भी देख सकता है। पूछा क्या है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस मेथड एंड बेस स्टॉक मेथड। आज के सेशन में हम लोग बेस स्टॉक मेथड करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग स्पेसिफिक प्राइस मेथड करेंगे, ठीक है, दोनों ही मेथड हम लोग अलग अलग सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग बेस स्टॉक मेथड फॉलो करते हैं। तो यहां पर देखो, यूज फीफो मेथड इन कंजंक्शन विद द बेस स्टॉक मेथड, मतलब बेस स्टॉक मेथड के साथ फीफो मेथड को फॉलो करना है। बेस स्टॉक छोड़ दो, साइड पर रख दो, उसके बाद जो स्टॉक है उसमें हम लोग पहले वाला इश्यू करेंगे या आखिरी वाला। तो यहां पर कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है, फीफो भी हो सकता है, लिफो भी हो सकता है, ठीक है, वो एग्जांपल में डिपेंड करता है, मोस्टली फीफो ही रहेगा, बट लिफो भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिस्टम तो पता ही है, लास्ट में से इश्यू करेंगे, फीफो है तो फर्स्ट में से इश्यू करेंगे, कोई भी हो, पहले एक बार बेस स्टॉक साइड पर कर दो, फिर फीफो लिफो जो भी बोला है वो हम करते रहेंगे जो हमको आता ही है। और इस एग्जांपल में देखो, अपने को बेस स्टॉक कितना रखने के लिए बोला है, एज्यूमिंग बेस स्टॉक ऑफ 40 यूनिट्स, और ये बेस स्टॉक किसमें से मेंटेन किया जाता है, फर्स्ट परचेस में से, ये याद रखना, फर्स्ट परचेस जो भी होता है उसमें से हमें 40 यूनिट का बेस स्टॉक अलग कर देना है, बस ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अभी फॉर्मेट एज इट इज, डेट, पर्टिकुलर, फिर रिसिप्ट के लिए 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यू के लिए 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस के लिए 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टेबल ड्रॉ कर दीजिए, सिस्टम सेम ही है। ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी जो ऐप पर देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके टेबल ड्रॉ कर देंगे। चलो, आई होप कि सब लोगों ने टेबल ड्रॉ कर दिया है। अभी जो रेगुलर सिस्टम है उसी तरह से हम लोग काम करते जाएंगे। पोस्टिंग का देखो, सबसे पहले 1 जुलाई को रिसीव्ड, रिसीव्ड या परचेस एक ही बात हुई, जॉब नंबर ए, अभी जॉब यहां पर काम का नहीं है, स्पेसिफिक प्राइस मेथड में काम लगेगा। 60 यूनिट रिसीव्ड किए हैं, पर यूनिट रेट देखो ये देख लेना है, रेट पर यूनिट ही है ना, अगर रेट पर डजन दिया हो तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है पर पीस में, यहाँ पर पीस यानी कि पर यूनिट ही दिया हुआ है, 60 यूनिट 6 रुपीज का। और याद क्या रखना है, 40 यूनिट को बेस स्टॉक रखना है। तो पहले तो 1 जुलाई, जुलाई 2018, जुलाई है ना, परचेस
कितने यूनिट परचेस किए? 60। क्या रेट है? 6 रुपीज। तो 60 इंटू 6 360। सिंपल। अब जल्दबाजी मत करना, अभी हमने को बैलेंस लिखना है, बट बैलेंस लिखते वक्त क्या करेंगे, फर्स्ट परचेस में से पहले अपने को बेस स्टॉक को अलग कर देना है। कितना बेस स्टॉक रखना है? 40। तो ये 60 में से 40 अलग कर दो और बाकी के 20। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहां पर ब्लैक कलर की पेन से ही लिख देता हूं ताकि अलग रहे। 40 यूनिट, 6 रुपए की प्राइस, 240। ये अपना हो गया बेस स्टॉक, ये हमने छोड़ दिया अलग से। अब बाकी का जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे। बाकी का कितना है? 20 यूनिट्स, 6 रुपीज प्राइस, 120। बस ये चीज हमने अलग की, ऊपर 40 अलग कर दिए, 20 अलग कर दिए। अभी हर एक बार गलती कहां हो जाती है, हर एक बार बैलेंस लिखते वक्त ये 40 को एज इट इज ही रखना है। फीफो मेथड है, ऊपर से इश्यू करना है, बट गलती से भी ये 40 वाले को टच नहीं करना है। 40 वाला अपना बेस स्टॉक है, तो इसको इश्यू करते वक्त यूज नहीं करना है, बस उसके नीचे से यहां से ही शुरू करना है। ठीक है, देखते हैं। चलो, फर्स्ट डेट के बाद 10th डेट फिर से परचेस हुआ है, रिसीव हुआ है 90 यूनिट 7 रुपीज पे। तो 10th डेट रिसीव, कितने यूनिट है? 7 रुपीज की प्राइस, 9 7 63, तो 630। अभी जब बैलेंस लिखेंगे ना तो वो ऊपर वाले तो दो एज इट इज, पर ध्यान रखना 40 वाला ऊपर दिखे बट इश्यू करते वक्त यूज नहीं कर लेंगे। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए हर एक बार ये बेस स्टॉक को ब्लैक पेन में लिख रहा हूं। कलरिंग पेन मैं यूज कर पाऊंगा, आपके पास ये स्कोप नहीं होगा, आपको ध्यान रखना होगा, या फिर पेंसिल से वहां पर टिक मार कर देना ताकि गलती ना हो जाए। तो ये 40 यूनिट 6 रुपीज 240। उसके बाद जो 20 यूनिट वाला है उसको तो एज इट इज लिख ही देंगे। 20 यूनिट्स 6 रुपीज प्राइस 120। और ये जो नया परचेस किया 90 यूनिट्स 7 रुपीज की प्राइस 630। ऊपर 40 अलग कर दिए, बाकी सिस्टम सेम ही चल रही है। इसके बाद हम लोग करेंगे इश्यू। 10th डेट के बाद देखो 15th डेट को इश्यू हुआ है, कितने यूनिट इश्यू किए हैं? 40 यूनिट्स इश्यू किए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर जल्दबाजी में है तो वो क्या गलती कर देगा, सबसे पहले जो फीफो मेथड है बोला हुआ है तो ये 40 यूनिट उठा लेगा, तो गलती कर देगा। वो नहीं उठाना है तो सर 90 में से ले लेते हैं, वो भी गलत है, लिफो नहीं है, फीफो है। क्यों फीफो देंगे हमेशा? क्योंकि स्टूडेंट गलती से जल्दबाजी में ये ले सकता है। अगर लिफो दिया है, बेस स्टॉक इन कंजंक्शन विथ लिफो, तो हमें पता है ये लास्ट में से लेना है, तो ऊपर 40 वाला कोई सोचना ही नहीं है, इसलिए लिफो के चांसेस कम है। अभी फीफो है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पहले 20 यूनिट लेंगे, टोटल 40 देना है, तो उसमें से पहले तो ये 20 है अपने पास, तो यहाँ पर 20 यूनिट्स 6 रुपीज वाले 120, और 20 यूनिट और चाहिए, किस वाले में से लेंगे, ये 90 वाले में से दूसरे 20 निकालेंगे, तो 27 रुपीज की प्राइस 140। तो अभी बैलेंस कितना बचा, पहले बेस स्टॉक 40 को तो एज इट इज ही लिख देंगे, तो ये 40 6 रुपीज 240, उसको तो कोई टच नहीं करना है। और बाकी का जो 90 था उसमें से 20 यूज हो गया, तो 77 रुपीज का रेट है, 7 49, 7 7 49, तो 490 रुपीज, और फिर यहां पर बैलेंस के कॉलम में लाइन ड्रॉ कर देंगे। डन। चलिए 15th डेट के बाद 20th डेट पे फिर से इश्यू हो रहा है, कितने यूनिट है, 40 यूनिट्स इश्यू हो रहा है 20th डेट पे, तो यहां पर 20 फिर से इश्यू, कितने यूनिट है, 40, कहां से निकालेंगे, 70 वाले में से 40 यूनिट्स निकालेंगे, 280। अभी अपने पास बैलेंस बचेगा,
तो बैलेंस में पहले वो 40 यूनिट तो एज इट इज 6 रुपीज वाले 240 जो कि अपने लिए बेस स्टॉक है, और उसके बाद ये 70 में से 40 यूज किए 70 में से, तो 30 बचे। $210। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में सबको एकदम सिंपल सा है, बस बेस स्टॉक को छोड़ दो, बराबर, उसको साइड पे रख दो और बाकी की सारी चीजें एज इट इज। 20th डेट के बाद 25th डेट को फिर से रिसिप्ट हो रही है 30 यूनिट्स 7.50 का रेट, तो 25 डेट 30 यूनिट 7.50 का रेट है, तो कैलकुलेटर पे 30 इंटू 7.5 तो 225, तो यहां पर हम लिख देंगे 225। और अभी बैलेंस लिखेंगे तो वो यहां पर जो अपने पास है उसको तो एज इट इज ही लिख देना है, पहले ये बेस स्टॉक वाला, और उसके बाद जो 30 यूनिट्स थे 7 रुपीज वाले, और ये 30 यूनिट्स दूसरे जो हमने अभी परचेज किए 7.50 में 225। डन। उसके बाद 30th डेट इश्यू किया है, कितने यूनिट इश्यू किए हैं? 50 यूनिट इश्यू किए हैं, तो 30 तारीख सबसे पहला कौन सा उठाएंगे? 37 रुपीज के रेट वाले, तो यहां पर 30 यूनिट्स 7 रुपीज के रेट वाले 210। टोटल कितने इश्यू करने हैं? 50, तो और कितने चाहिए? वो किस में से निकालेंगे? 7.50 वाले में से, तो 20 इंटू 7.5 150, तो यहां पर 150। तो अभी अपने पास बैलेंस जो बचेगा वो ये 40 यूनिट्स तो एज इट इज 6 रुपीज के रेट वाले 240, उसके बाद के 30 यूनिट्स 7 रुपीज वाले वो सारे खत्म हो गए, और यहां पर 30 में से 20 यूज हो गए, तो और कितने बचे? 10 यूनिट्स 7.50 तो 75। फिर से इश्यू करना है 30th डेट के बाद, फिर से एक बार इश्यू है। कितना है इश्यू? 20 यूनिट्स ये इश्यू कर देना है। अभी ध्यान से देखना, 31 को फिर से इश्यू ही है। टोटल 20 यूनिट्स देने हैं, अपने पास सबसे पहले 10 है तो वो 10 दे देंगे, और अभी अपने पास कोई दूसरा बचा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वो बेस स्टॉक वाले में से निकालेंगे। अभी सब कुछ खत्म हो गया, जरूरत है तो हम बेस स्टॉक को टच करेंगे। अभी तक टच नहीं किया क्योंकि हमारे पास दूसरी अवेलेबिलिटी थी, बट वो सारे पैसे खत्म हो गए और पंक्चर हुआ है, तो उस वक्त जो हमने 100 रुपए साइड पे रखे थे उसको निकालने पड़ेंगे, उसमें से जितना भी पैसा होता है वो स्पेंड करेंगे। तो उस तरह से यहाँ पर 10 यूनिट्स तो ये निकाल दिए, और 10 यूनिट्स चाहिए तो वो बेस स्टॉक में से लेंगे 6 रुपीज वाले 60। यहां पर ये पहली बार हमने बेस स्टॉक को यूज किया, और अभी अपने पास फाइनल बैलेंस 30 यूनिट का बचेगा 6 रुपीज की प्राइस वाला, वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। तो दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये अपना एग्जांपल कंप्लीट हुआ। समझ में आया किस तरह से किया है? बहुत ही सिंपल है। फीफो मेथड के साथ ये बेस स्टॉक को कंसीडर कर दे, इससे चांसेस एग्जांपल में थोड़े ज्यादा है एग्जाम के अंदर, क्योंकि नॉर्मल में फीफो नॉर्मल रहेगा, इसमें थोड़ा एक पॉइंट आपको हर बार ध्यान रखना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, बेस स्टॉक को टच नहीं करना है, बेस स्टॉक को टच नहीं करना है, तो वो आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आइडियल है, बिल्कुल इसके जैसा ही
ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि आप लोगों को खुद ट्राई करना है। बेस स्टॉक कितना रखना है, 60 यूनिट। ये आपका बेस स्टॉक जो सबसे पहले 90 वाले हैं उसी में से आपको अलग कर देना पड़ेगा। मतलब रिसीव्ड में 90 लिखेंगे, पर जब बैलेंस लिखेंगे तो पहले 60 अलग, फिर 30 अलग, और उसके बाद रेगुलर जो सारी चीजें हैं उसको आप फॉलो करोगे। तो ये एग्जांपल सबको होमवर्क में बेस स्टॉक मेथड इन कंजंक्शन विद फीफो मेथड, ये सबको अभी कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए, आपको सेल्फ प्रैक्टिस में खुद ही करना है। चलिए यहां पर हम लोग ये सेशन खत्म कर रहे हैं, बट ये एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले या बाद में वीडियो देखते हैं, एग्जांपल सबको कंप्लीट अभी कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट।